हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या 4, सांवले सपनों की याद। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने इस पाठ को स्टार्ट कर दिया था। अब तक हमने जो पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, फिर हम उससे आगे के प्रकरण पर चलेंगे। ठीक है बेटा। देखिए इस लेसन में अब तक क्या बताया गया। लेखक जाबिर हुसैन ने इस पाठ को 1987 में तब लिखा था जब सालिम अली की मृत्यु हो गई थी। सालिम अली कौन था? एक पक्षी वैज्ञानिक था। ठीक है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही लेखक ने इस रचना को लिखा, सांवले सपनों की याद। ये उनका डायरी शैली में लिखा एक संस्मरण है। उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ और स्टार्टिंग में ही, जैसा कि स्टार्टिंग की 3-4 पंक्तियों में दिखाया गया है, जब सालिम अली की शव यात्रा को ले जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो पक्षी वैज्ञानिक सबसे आगे आगे और बाकी सब उसके पीछे, और वो अपने सारे सपनों को, लोग उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं और वो अपने जीवन के सपनों को अपने कंधे में कंधे पर लेकर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे लेखक ने ये बताया, जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे वृंदावन में, ठीक है, इतिहास में कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची, शौक गोपियों के साथ शरारतें की, कब उन्होंने माखन भरे भांडे फोड़े, दूध छाली में अपने मुंह भरे, कब वाटिका में छोटे छोटे घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया, कब कंदब के वृक्ष के नीचे बैठ के बांसुरी बजाई, ठीक है, कब गौओं को चराया, कब वृंदावन की पूरी दुनिया उनकी बांसुरी को सुनकर संगीतमय हो गई। ठीक है, ये इतिहास में जाने कब हुआ था किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें वो सब चीज़ें जो कि हमारी आँखों के सामने ऐसे आ जाती हैं, जैसे अभी कृष्ण यहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं, गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे हैं। ठीक है, वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ तक हमने पढ़ा। अर्थात कृष्ण की याद वहाँ हमें उन सभी चीज़ों को पुनः याद दिला देती है जो कृष्ण ने वृंदावन में किया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। पेज संख्या 44। अब सेकंड पैराग्राफ है, आप स्टार्ट करें सेकंड पैराग्राफ। मृतकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेखक अब किसके बारे में बता रहे? सालिम अली। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। शती 100 वर्षों तक। ठीक है, 100 वर्षों का समूह, उसे हम क्या कहते हैं? शताब्दी। ठीक है, शती उम्र को अभी 100 वर्ष पूरे होने में थोड़े से दिन ही बचे थे। लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। सालिम अली बहुत ज़्यादा अब अंत समय में कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? कैंसर जैसी बीमारी से। उन्हें वर्ड वाचर कहा जाता था। ठीक है, जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। कौन सी रोशनी? सालिम अली हमेशा अपने गले में दूरबीन को लटकाए रहते थे, और वो दूरबीन उनके गले से कब हटी? जब उनकी मृत्यु के बाद ही उस दूरबीन को उनके गले से उतारा। ठीक है, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए। लेखक बता रहा है, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये पूरा पाठ किस पर आधारित है? सालिम अली पर। सालिम अली कौन था बेटा? पक्षी विज्ञानी। उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। लेखक द्वारा यह लेख किस शैली में लिखा गया है? डायरी शैली में लिखा हुआ एक संस्मरण है।
उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली को कभी कभी बिना दूरबीन के भी देखा है। जब वो अकेले होते थे, दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी है। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी जो सलीम अली की जीवन देखिए, सलीम अली पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, वो प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुँचाई। उनकी जो जीवन साथी थी उसका नाम क्या था? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उसकी सहपाठी रही थी। स्कूल टाइम में तहमीना सलीम अली के साथ पढ़ती थी और बाद में वो उसकी जीवन साथी बनी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सलीम अली को प्रकृति प्रेमी भी थे। ठीक है, पक्षियों से तो उन्हें प्रेम था ही था, प्रकृति से भी उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने जीवन के ढेर सारे अनुभव लिए। ठीक है, एक बार उन्होंने क्या किया, एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण को संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। जब सलीम अली ने पर्यावरण से संबंधित संभावित आने वाले समय में पर्यावरण पर जो खतरे आ सकते हैं, जो पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो सकता है, हमारा पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, उन सारे खतरों के बारे में जब सलीम अली ने चौधरी साहब को बताया, चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे, तो चौधरी साहब की आंखें नम हो गई। नम इसलिए हो गई, उन्हें ये लगा कि इनको प्रकृति के प्रति कितना अधिक प्रेम है। तो बेटा, हमें ये पाठ ये भी सीख देता है कि हमें हमारी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हमें हमारे एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अधिक से अधिक आप लोगों को पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, हमें हमारे वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। आज सलीम अली नहीं है, लेखक बता रहा है कि आज सलीम अली नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि ये पाठ स्टार्ट किया था, तभी आपको बताया था कि सलीम अली की मृत्यु के बाद उनकी जीवन की यादों को लेखक ने इस पाठ में लिखा। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। लेखक कह रहे आज सलीम अली भी नहीं है, अर्थात सलीम अली की भी मृत्यु हो गई है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? लेखक कह रहा है कि अब सलीम अली जैसे व्यक्ति भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। अब कौन पर्यावरण की रक्षा करेगा? कौन पर्यावरण के बारे में सोचेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। देखिए,
आत्मकथा थी ये उनकी। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। देखिए D.H. लॉरेंस, सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था? फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक है। और लेखक क्या बता रहे हैं? मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। D.H. लॉरेंस कौन थे? ये सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे और ये प्रकृति प्रेमी। कौन? D.H. लॉरेंस। लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस, से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। देखिए, पति की मृत्यु के बाद लोगों ने D.H. लॉरेंस, जो कि प्रकृति प्रेमी थे, उनकी पत्नी से अनुरोध किया कि वो लॉरेंस के बारे में, अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। देखिए, एक पत्नी अपने पति के जीवन के उसको अच्छे से समझती है। फ्रीडा चाहती तो बहुत कुछ वो लिख सकती थी, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। असंभव, ये असंभव शब्द में है क्या लगा है? उपसर्ग, ठीक है। असंभव। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उसकी पत्नी फ्रीडा से कहा कि तुम अपने पति के बारे में कुछ लिखो, तो उसने क्या कहा? वो चाहती तो अपने पति के बारे में ढेर सारी बातें लिख सकती थी, लेकिन उसने क्या जवाब दिया कि लॉरेंस के बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। देखिए, उसकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं उनके बारे में कुछ भी लिख पाना मेरे लिए असंभव है। मेरे से ज़्यादा छत पर बैठने वाली गोरैया ठीक है, गोरैया पक्षी है, वो उनके बारे में मेरे से ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। उनकी पत्नी कह रही है, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे लिए ये असंभव है कि उनके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। पत्नी ने क्या कहा कि मैं उनके जीवन के अनुभवों को, ये सत्य है कि लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। और उसने क्या कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में, लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, लॉरेंस के बारे में और मेरे बारे में, अर्थात हम दोनों के बारे में ये ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली, बचपन में देखिए सलीम अली को उनके नाना ने एक एयर गन दी थी, ठीक है। बचपन में सलीम अली उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास
एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। देखिए क्या बताया, बचपन में सलीम अली को उसके नाना जी ने एक एयर गन दी थी और उसने खेल खेल में एक नीले कंठ उसने जैसे ही उसने उस एयर गन को चलाया तो एक बेटा नीले कंठ वाली एक गौरैया घायल होकर ज़मीन पर गिर गई। जब घायल होकर वो ज़मीन पर गिरी तो सलीम अली को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने उस घायल गौरैया की देखभाल की। ठीक है, देखभाल करने पर उसे ठीक कर दिया और वही नीले कंठ की वही गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अर्थात तभी से ही सलीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति अपार स्नेह, ममता और आत्मीयता के भाव उत्पन्न हुए। ठीक है, पूरी जिंदगी वही गौरैया उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। किसके बारे में बताया गया है? सलीम अली के बारे में। देखिए क्या बताया, जब लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लॉरेंस की मृत्यु होने के बाद लॉरेंस कौन थे? D.H. लॉरेंस, प्रकृति प्रेमी, और सलीम अली कौन थे? पक्षी वैज्ञानिक। जब उनकी पत्नी लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा, और सलीम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। तहमीना उसकी बचपन की साथी थी और उसका उससे विवाह हो जाता है। फ्रीडा से जब उनके मरने के बाद पूछा जाता है कि आप उनके जीवन के अनुभवों को लिखो, तो फ्रीडा ने कहा, मुझसे ज़्यादा मेरे और लॉरेंस के बारे में हमारी छत पर बैठे रहने वाली ये गौरैया ज़्यादा जानती है। ठीक है, और क्या बताया गया कि जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन में सलीम अली की एयर गन से एक नीले कंठ वाली एक गौरैया क्या हो जाती है? घायल हो जाती है, और घायल होने के बाद सलीम अली उनका देखभाल करते हैं। देखभाल करने के बाद वो पक्षी गौरैया ठीक हो जाती है, और तभी से सलीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति अपार प्रेम उत्पन्न होता है, और वो नीले कंठ वाली गौरैया ही उसे पूरी जिंदगी खोज के नए नए रास्ते पर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे हैं। टापू एक छोटा सा रूप होता है और सागर बहुत विस्तृत बड़ा। तो सलीम अली के लिए कहा गया है कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे हैं। ठीक है, सलीम अली को एक सागर के समान उसको उपमा दी गई है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, भ्रमणशील स्वभाव, उनका जीवन घुमक्कड़ था और वो पूरी जिंदगी पक्षियों पर ही रिसर्च करते रहे, पक्षियों की ही खोज करते रहे और पक्षियों पर ही कोई ना कोई सर्च करते रहे। पूरी जिंदगी उनका जीवन जो है वो भ्रमणशील रहा। उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। देखिए लेखक क्या कह रहा है कि जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित थे, जो लोग उन्हें अच्छे से जानते थे, जो उनके ज़्यादा निकट थे, करीबी थे, उन्हें आज भी ऐसा लगता है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग से ही निकले हैं और बस अभी अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सलीम अली, तुम लौटोगे ना,
एंड में लेखक ने क्या लिखा कि मेरी आंखें नम हैं, अर्थात सालीम की मृत्यु के बाद लेखक जाबिर हुसैन भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी थे तभी उन्होंने उनके बारे में इस डायरी शैली में इस संस्मरण को लिखा। ठीक है, क्या सांवले सपनों की याद को। और अंत में उन्होंने क्या कहा, जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम, तुम लौटोगे ना। ठीक है बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए क्या समझ आया आपको, किसके बारे में लेखक ने लिखा है, सालीम अली के जीवन के बारे में लिखा है। सालीम अली 100 वर्ष की उम्र तब बस पूरी होने ही वाली थी। कैंसर नामक एक जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। सालीम अली की पत्नी का नाम था तहमीना और सालीम अली पक्षी विज्ञानी थे। उन्हें बर्ड वॉचर भी कहा जाता था। ठीक है, 1987 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तभी लेखक ने डायरी शैली में ये संस्मरण लिखा था। और इस पार्ट में D.H. लॉरेंस के बारे में भी बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम फ्रीडा था और पूरी ज़िंदगी खोज के नए नए रास्ते सालीम अली को किसने दिखाए, नीले कंठ वाली गौरैया ने। नीले कंठ वाली गौरैया कौन थी, बचपन में सालीम अली की एयर गन से ये पक्षी घायल हो गया था और इस घायल गौरैया को ही सालीम अली ने उसका इलाज किया, उसे ठीक किया और तभी से सालीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति अपार स्नेह, ममता और आत्मीयता के भाव उत्पन्न हुए। और ठीक है, और इससे इस पाठ में ये भी बताया गया कि सालीम अली को प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। प्रकृति से भी उन्हें बहुत अधिक प्रेम था। ठीक है, जब वो चौधरी साहब के पास जाते हैं, ठीक है, अपने प्रकृति पर होने वाले खतरों का पूर्ण अनुमान लगा लेते हैं और उसके लिए वो कहाँ जाते हैं, चौधरी चरण सिंह के पास। और जब चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं तो उनकी बातों को सुनकर, किसकी बातों को सुनकर, सालीम अली की बातों को सुनकर चौधरी साहब की आंखें भी नम हो जाती हैं। आंखें भी नम हो जाती हैं अर्थात वो भी दुखी हो जाते हैं। और सालीम अली को प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय क्या कहा गया है, अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालीम अली के लिए कहा गया है, सालीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं बल्कि अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे उन्हें ऐसा लगता है, जो उनके बहुत ज़्यादा निकट थे, जो उनके बारे में हर कुछ जानते थे, उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी अभी वो अपने गले में दूरबीन लटकाए सामने से आते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लेखक कह रहा है, ऐसा लगता भी नहीं कि सालीम अली की मृत्यु हो गई, आज भी उनकी याद ज्यों की त्यों आती है। और अंत में लेखक ने क्या लिखा कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम हैं सालिम, तुम लौटोगे ना। किसने कहा, ये लेखक ने। ठीक है बेटा, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। गद्य खंड में आपके 4 लेसन थे, चारों लेसन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, लेसन 1 आपको मैंने पढ़ाया था 2 बैलों की कथा, फिर ल्हासा की ओर, और लेसन नंबर 4 आपका है ये सांवले सपनों की याद। एक लेसन और इसमें बचा है प्रेमचंद के फटे जूते। फिर आपका ये गद्य भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, कल इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, फिर इन आंसर्स के PDF सेंड कर लूँगी और आप आंसर्स अपनी नोटबुक में कर लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।